तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए टारगेट डीबीजेड एग्जाम प्रैक्टिस सेट नंबर ये 10वां होने वाला है, मतलब क्लास नंबर 10वां। इसमें साइंस और जीके का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। साइंस के 10 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन। और ये सिर्फ 15 ही क्वेश्चन ही रहते हैं और सारे लगभग हम इस क्लास में 50 से 60 क्वेश्चन को हर क्लास में डिस्कस करते हैं। और आज ये लेके लगभग मैं कहूँ तो आपका 450-500 के आसपास ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप पूरा काउंट कीजिएगा। तो अगर आप नोट करते चल तो पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए। एंड आपको 4 बजे पर डे आ जाना है। आपका क्लास 4 बजे चलता है और अभी तक 9 क्लास आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, आप ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है ये सीरीज़ आपके लिए। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपना है डिफेंस में, स्पेशली कोस्ट गार्ड में जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, इन्फॉर्मेशन आए, सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। एंड टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो कॉमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। एंड व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पर मैसेज कर लीजिएगा। करते हैं फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। एंड सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपका सपोर्ट रहेगा, तभी जाके क्लास कंटिन्यू रहेगा। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी आपको बताना है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी। एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज 1924 एंड योर सेकंड ऑप्शन इज 1925 एंड थर्ड ऑप्शन 1824 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1825, मतलब कि 1825, 1824, 1925, 1924। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी, सी एंड डी। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है भाई साहब। तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 1924 में। तो ये नोट कर लीजिए, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका करेक्ट होने वाला है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 पे दे रखा है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की। आपको बताना है रेड गार्ड्स। यहाँ पे रेड क्रॉस और रेड गार्ड्स में अंतर होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रेड पढ़ के रेड क्रॉस वाला टिक ना कर दीजिएगा। तो रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की। एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज हैरी ड्यूनेंट, ये ड्यूनेंट है। और सेकंड ऑप्शन इज गैरीबाल्डी एंड थर्ड ऑप्शन इज पानिनी एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ए, बी, सी एंड डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी, सी एंड डी। रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की। तो सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है गैरीबाल्डी, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे किस चीज़ की, तो यहाँ पे ड्यूनेंट लिख दिया गया है, थोड़ा सा गलती है, ये ड्यूनेंट करके होगा। और ये आपका जो हैरी ड्यूनेंट है ये किसका आंसर है। तो ये आप मान लीजिए जो रेड क्रॉस हो ना, बहुत सारे बच्चे इस पर भी टिक कर रहे होंगे। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो वो थे हैरी ड्यूनेंट ने। और रेड गार्ड्स की गैरीबाल्डी ने। पानिनी ने क्या चीज़ की स्थापना। संस्कृत व्याकरण के जनक कहा जाता है इनको, संस्कृत व्याकरण के जनक कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पानिनी को कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, शांति निकेतन की स्थापना, और ये क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है तो ज़रूर बता दीजिएगा। शांति निकेतन की स्थापना आप बता दीजिए। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, एंड चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। एंड हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई, वो कब हुई आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज 1869, बी 1969, थर्ड ऑप्शन इज 1970 एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं, मतलब कि नॉन ऑफ दिस। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई और कब हुई आपको बताना है। चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं जिसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, और उसके साथ साथ बताइएगा सबसे पहले। जैसे मान लीजिए आपका जो भी है, इसमें जो भी है और किसको मिला था, पहला व्यक्ति कौन था, वो भी बताना है। चलिए, तो मैं आपको राइट आंसर बता दूं, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई वो हुई 1969 में, जो कि आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें वो व्यक्ति कौन था जिसको मिला था, तो वो थी देविका रानी रोरिक। आप नोट कर लीजिए, देविका रानी रोरिक आप नोट कर लीजिए भाई साहब। ओके, तो ये
पहली जो थी इनको ही मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 1869 से ही शुरुआत हुआ और इनको सबसे पहले मिला था। ओके, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दे रखा है कि विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपको बताना है कि विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। ओके, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। एंड आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है 8 मार्च, एंड सेकंड ऑप्शन 22 मार्च, एंड थर्ड ऑप्शन 24 मार्च, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी, सी एंड डी। 8 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च एंड नॉन ऑफ दिस। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपको बताना है। ओके, चलिए, जो आपका राइट आंसर होने वाला है हो जाएगा 24 मार्च, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 8 मार्च की बात कर ले तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, तो इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। राइट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? 8 मार्च को। तो ये नोट करिएगा। टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। अगर बात कर ले यहाँ पे 22 मार्च की, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और चलिए इसको बता दो, 22 मार्च जो आपका दे रखा है ये विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा, विश्व जल संरक्षण दिवस। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। और भी जैसे कि आपका अगर बात करें जो इम्पोर्टेंट है अगर मार्च वगैरह में, तो आपको याद रखना है क्या चीज़, मैं जो इम्पोर्टेंट था वो लगभग मैंने ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, आप अगर इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो भाई छोड़िए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आप नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। तो ये आपको नोट कर लेना। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड हमारा 5th नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है आपको बताना है। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है। एंड योर ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज चेन्नई, एंड योर सेकंड ऑप्शन इज मुंबई, एंड थर्ड ऑप्शन इज न्यू दिल्ली, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। आप तक आंसर बताइए, तब तक मैं एक चीज़ आपको डिस्कस कर लूँ। कोई बच्चा कंप्लीट अगर मतलब कि परीक्षा मतलब कि टेस्ट नहीं लगा रहा है, कहीं भी अगर लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लगा रहे हैं तो परीक्षा आप पे टेस्ट बाई कर सकते हैं। 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। कब? परम 50 कोड यूज़ कीजिएगा तो 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। परम 50 कोड यूज़ करने के बाद 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी और सारे एग्ज़ाम आप इसमें कवर कर सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, CDS, CICF, CRPF, SSB, BSF, जो भी आपका एग्ज़ाम है डिफेंस से रिलेटेड, SSC एग्ज़ाम है। ओके, SSC का एग्ज़ाम है, GD, MTS, GD तक हो गया, MTS का है, CHSL, CGL, जो भी एग्ज़ाम है सारे एग्ज़ाम का। उसके बाद रेलवे वगैरह का भी आप इसमें मॉक टेस्ट लगा सकते हैं 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि 50% डिस्काउंट के साथ परम 50 कोड लगा के आप यूज़ कीजिए और 1 साल तक आप लुत्फ़ उठाइए। मतलब कि 100% कहीं ना कहीं नौकरी हो ही जाना है 1 साल के अंदर तो। ओके, क्योंकि नौकरी की भरमार है 2023 में। तो भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है भाई साहब, वो है नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अब चलेंगे 1 से फिर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा PDF में मिस्टेकन हो गया है, यहाँ पे विज्ञान है ये, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, ये सामान्य विज्ञान का डिस्कस कर रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, चलिए तो मैं लेके चलता हूँ आपको एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन। और अभी तक भाई साहब लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। ओके, क्योंकि मेहनत लगता है बनाने में, तो ये ज़रूर कर दिया करें। उसके बाद एक चीज़ और बताऊँगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होने वाला है। एक बार जब आउट हो जाइएगा कहीं तो याद आएगा परमजीत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसीलिए आउट हो गए। तो ये गलती आप ना करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं और बाद में बताते भी हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर आधारित है आपको बताना है। एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज़ न्यूटन का नियम, एंड सेकंड ऑप्शन इज़ पोलवन का नियम, थर्ड ऑप्शन इज़ पास्कल के नियम पर आधारित है, एंड डी ऑप्शन इज़ इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए
राइट आंसर कौन देता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर आधारित है भाई साहब? तो हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक, जहाँ भी हाइड्रोलिक दिखाई दे तो आपको चिपका देना है पास्कल के नियम पर, और ये पास्कल के नियम पर ही आधारित है, क्योंकि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और जैसे कि पास्कल नियम पे और क्या क्या आधारित है, तो आपका जब भी मैंने बोला ना हाइड्रोलिक आपको दिखाई दे तो चिपका देना है, तो इसी तरह हाइड्रोलिक आपका प्रेस होता है, हाइड्रोलिक प्रेस होता है, तो ये भी आपका किस पे नियम है? पास्कल के नियम पर ही आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, तो ये भी आपका किस पे आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ये भी आपका पास्कल के नियम पर ही आधारित है। मैंने बोला था ना हाइड्रोलिक आपको ध्यान रखना है और पास्कल के नियम को चिपका देना है। ओके, चलिए अगर बात करें इसमें से कोई प्लोवन का नियम बताना चाहेगा कि न्यूटन का नियम तो सबको पता होगा कि 3 लॉ है, प्लोवन का नियम कोई बताना चाहेगा तो ज़रूर बताइए। एक बार देखते हैं कौन बताता है। प्लोवन का नियम से कुछ आप समझते हैं या नहीं समझते, हमको बताइए। ओके, चलिए मैं ही बता देता हूँ। प्लोवन का नियम क्या कहते हैं? संतुलित अवस्था में तैरने पर, मतलब जब आपका अवस्था नॉर्मल रहता है, पानी वगैरह का देखें, तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करती है, अपने जितना भार है उसके बराबर ही अपना द्रव्य विस्थापित करती है, उसी को क्या कहते हैं? प्लोवन का नियम कहते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा, मैं गलती कर चुका हूँ यहाँ पे क्योंकि टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हो गया है, तो विज्ञान आपको कर लेना है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब मध्य स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है? आपको बताना है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब मध्य स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है? मतलब कि आपको बताना है। ऑप्शन आपका जो दे रखा है, त्वरण शून्य होता है। बी में दे रखा है कोई बल कार्य नहीं करता है। सी में दे रखा है वेग अधिकतम होता है। डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। सरल आवर्त गति करने वाले कण जब मध्य स्थिति से गुजरते हैं तो क्या होता है, आपको बताना है। चलिए राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। एंड आपका ऑप्शन मैंने बता ही दिया। चलिए राइट आंसर दीजिए। चलिए जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, तो त्वरण शून्य होता है आपका, ये भी राइट है। कोई बल कार्य नहीं करता है, ये भी राइट है। एंड वेग अधिकतम होता है, ये भी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका इनमें सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये ऑप्शन ना देकर कुछ और भी दे दिया जाए, जैसे कि अगर गतिज ऊर्जा आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये बी सी सही है। उसके बाद आप लिख लीजिए ई एफ, जो भी लगाना है लगा लीजिए, राइट। तो गतिज ऊर्जा आपका क्या होता है? गतिज ऊर्जा आपका अधिकतम मैक्सिमम होता है और स्थितिज ऊर्जा शून्य होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अधिकतम होता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो इसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ये आपका शून्य होता है। ये आपको नोट करना है। गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपका मैक्सिमम होता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि इस सरल आवर्त गति से रिलेटेड था, जो मध्य स्थिति से गुजरता है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो आपको नोट कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन नंबर चलेंगे 3 पे, और यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में, सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है, प्रकाशिक तंतु का उपयोग होता है। प्रकाशिक तंतु का उपयोग हम किस लिए करते हैं आपको बताना है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन है मनुष्य के शरीर के यांत्रिक भागों का परीक्षण करने में। बी दे रखा है शरीर के अंदर लेजर किरणों को अंदर भेजने में। सी दे रखा है प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में। एंड डी दे रखा है इनमें सभी। देखते हैं कौन राइट आंसर देता है, और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत देने वाले हैं, मुझे पता है। प्रकाशिक तंतु का उपयोग किस लिए किया जाता है बताइए, फटाफट आंसर इसका दीजिए। देखते हैं कौन देता है राइट आंसर। चलिए, तो प्रकाशिक तंतु का क्या आंसर हो जाएगा? इसका उपयोग किस लिए किया जाता है बताइए भाई साहब। चलिए, जो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है आपका, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में भी किया जाता है, शरीर के अंदर लेजर किरणों को अंदर भेजने में भी, प्रकाश सिग्नलों को दूर संचार में। एक चीज़ और होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका हो जाने वाला है एंड डी, मतलब कि इनमें से सभी। अगर एक चीज़ और बताना चाहूँ इसके बारे में, ये विद्युत सिग्नलों को क्या करता है? विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदल कर प्रेषित करने में तथा विकिरण करने में भी मदद करता है। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है, तो नोट कर लीजिए। विद्युत सिग्नलों को
प्रकाश, आप बात पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख रहा है वो ध्यान न दीजिएगा क्योंकि गलती लिखाता है यहाँ पे। प्रकाश सिग्नल में बदल कर प्रेषित करने में और तथा अभिग्रहण करने में। नोट कर लीजिए। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। और ये ऐसा चीज़ है ना भाई साहब, संतृप्त असंतृप्त, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए ये हो नहीं सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, 100% गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ओके, तो ये VIP समझ लीजिए आपके लिए, VVIP। ओके, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के क्या उदाहरण है? एंड ऑप्शन दे रखा है मीथेन, B इथेन, C प्रोपेन, D इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर देखते हैं कौन बताता है भाई साहब। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सभी जो होता है आंसर राइट हो जाता है। एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे आपका, आपसे पूछ लिया जाएगा, एक और ऑप्शन होता है ब्यूटेन, तो वो भी आपका राइट आंसर होता है। मतलब कि मीथेन भी सही है, इथेन भी सही है, प्रोपेन भी और ब्यूटेन भी। तो ये चारों ही जो है आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। इनका सूत्र भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो नेक्स्ट क्लास में सूत्र वाला क्वेश्चन डालेंगे और चारों को निपटा डालेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दे रखा है? प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है आपको बताना है। राइट, प्राकृतिक जो रबर होता है ना बहुत मुलायम होता है, प्राकृतिक जो रबर होता है बहुत मुलायम होता है, और इसको कठोर बनाने के लिए क्या चीज़ का मिश्रण किया जाता है, क्या चीज़ मिक्स किया जाता है वो आपको बताना है। एंड और ऑप्शन दे रखा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोजन, एंड सेकंड ऑप्शन कार्बन, थर्ड ऑप्शन नाइट्रोजन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं, मतलब नॉन ऑफ दिस, सॉरी इनमें सभी, मतलब कि ऑल ऑफ दिस। राइट, तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है आपको बताना है। वो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक रबर को जो कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है वो होता है कार्बन, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि सबसे अच्छा कोयला, यहाँ पे कोयल लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आज कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको कोयला लिख लेना है भाई साहब, ये कोयला है। ओके, सबसे अच्छा कोयला होता है आपको बताना है, और ये विज्ञान होता है। ओके, एंड फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पीट कोयला, बी दे रखा है लिग्नाइट कोयला, सी दे रखा है एंथ्रासाइट कोयला, एंड डी दे रखा है इनमें से सभी। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि सबसे अच्छा कोयला होता है, कौन सा कोयला होता है आपको बताना है। चलिए, मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा जो कोयला आपका होता है, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ भी है, सारे ही क्वेश्चन आपके लिए VVIP है, तो ज़रूर नोट करते चलेगा। तो सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट कोयला, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होता है। राइट, इसमें अगर बात करें तो ये किस चीज़ की मात्रा पे आधारित होता है? आपका जो कोयला होता है ना वो 4 प्रकार को, मतलब कि डिवाइड किया गया है 4 प्रकार में। ओके, किसके आधार पर? कार्बन की मात्रा के आधार पर। राइट, कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार का आपका कोयला होता है, तो ये आपको नोट करना है, मात्रा के आधार पर 4 प्रकार का होता है। राइट, 3 तो यहाँ पे लिखवा दिया है मैंने। चलिए, 4 प्रकार का जो होता है आपका, एक और कोयला होता है आपका बिटुमिनस। राइट, बिटुमिनस। चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर करें। पीट कोयला में अगर बात करें तो पीट कोयला में जो होता है ना, कार्बन की मात्रा होती है ये 50 से 60% होती है। राइट, अगर लिग्नाइट कोयला की बात करें तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 65 से 70% होती है। एंथ्रासाइट कोयला की बात करें तो इसमें जो आपका होता है, इसमें आपका जो मात्रा रहता है कार्बन का 85% से ज़्यादा रहता है, 85% से ज़्यादा। इसमें आपका जो रहता है ये आपका 70 से 85% तक रहता है, 70 से 85 बिटुमिनस में। अगर आपका एंथ्रासाइट ऑप्शन ना है तो बिटुमिनस करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी एंथ्रासाइट रहता है तो ये आपका सही आंसर होगा। ओके, तो ये कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार का, और चारों ही मैंने क्लियर कर दिया है, आपको बता देना है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दे रखा है वायुयान के निर्माण में धातु प्रयुक्त होता है, तो कौन सा धातु प्रयुक्त होता है आपको बताना है कि वायुयान के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन है गैलियम, सेकंड ऑप्शन
प्लेडियम, सी में दे रखा है दोनों बोथ, एंड डी में दे रखा है इनमें सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज। ओके, तो बताइए वायुयान के निर्माण में धातु कौन सा धातु को प्रयुक्त किया जाता है? गैलियम, प्लेडियम, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं वायुयान के निर्माण में जो धातु प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा होता है? बहुत लोग इसका आंसर गलत देने वाले हैं। चलिए मैं राइट बता दूं, का जो प्लेडियम धातु होता है इसका इस्तेमाल वायुयान के निर्माण में किया जाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है आपके एग्जाम में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? सबसे भारी धातु होता है। और भाई साहब शुरू से क्लास देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ओके, क्योंकि एक दो ऑप्शन मैंने पहले भी इसका करा रखा है, शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही करा रखा है, और जो देख रहे हैं कंटिन्यू उसको तो हेल्प होता ही है, आपको पता है। आप मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे भारी धातु होता है, कौन सा होता है आपको बताना है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा टंगस्टन, बी क्रोमियम, सी ओस्मियम, डी नॉन ऑफ दीज। ओके, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, जल्दी से बता दीजिए भाई साहब। चलिए तो मैं बता दूं आपका, अगर बात करें इसमें सबसे भारी धातु कौन सा होता है, जो लाइक शेयर नहीं किए हैं भाई साहब कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट बना रहेगा। ओके, और आपके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है अभी भी, जो कि आपको पता नहीं है, जो पता लगेगा तो आइडिया आपको लग जाए कितना मेहनत किया जाता है आपके लिए। ओके, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कमी ना करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है कोस्ट गार्ड में, मतलब परमजीत क्लासेस से जुड़ना एकदम ज़रूरी है। ओके, तो सबसे भारी धातु कौन सा होता है आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूँ, जो ऑस्मियम आपका है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सबसे मजबूत धातु की, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? सबसे मजबूत धातु जो होता है वो कौन सा होता है? तो ये टंगस्टन जो है ना सबसे मजबूत धातु है, सबसे मजबूत धातु टंगस्टन होता है। अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम क्या है? सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर। ये तीनों ही क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, एक ही ऑप्शन में मैंने एक ही क्वेश्चन के साथ तीनों निपटा दिया है, आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा क्वेश्चन ये वाला। ओके, सबसे कठोर धातु होता है क्रोमियम, सबसे मजबूत टंगस्टन, और सबसे भारी जो होता है ओस्मियम, आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। एंड सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा लास्ट में, एंड अपना स्कोर भी बताते जाइएगा। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है आपको बताना है। ओके, एंड ऑप्शन दे रखा है कैरोटीन फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन इज हरित लौक, थर्ड ऑप्शन इज अवर्णी लौक, एंड फोर्थ ऑप्शन इज दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ओके, देखते हैं कौन राइट आंसर देता है। तो पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है वो आपको बताना है, कि पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो पत्तियों का रंग पीला होता है वो आपका किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। राइट, तो ये आपको राइट आंसर ये वाला होने वाला है। ओके, हरित लौक से आपको पता होगा इसके कारण हरा वगैरह रहता है, पत्ता वगैरह। क्या होता है कि इसमें मतलब कि कैरोटीन का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण पीला पड़ जाता है पत्तियों का रंग। ओके, और हरा तो आप कैरोटीन एक चीज़ में पाया जाता है, किस चीज़ में आपको पता होना चाहिए। कैरोटीन एक होता है जो कि गाजर वगैरह में पाया जाता है कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपेन, चुकंदर में बीटानिन, जो कि मैंने बताया भी है आपको। और हरित लौक के कारण आपको पता होगा कि पत्तियों का रंग जो होता है इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ होता है, पर्णहरित जिसे कहते हैं। इसी की सहायता से पौधा वगैरह का प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन बनाता है। इसे हरित लौक पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं हरित लौक को। अवर्णी लौक अगर बात करें, यहाँ पे लिखने का उतना है नहीं, तो इसलिए आप जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़रूर सुनिए। ओके, अगर बात करें अवर्णी लौक की, तो अवर्णी लौक क्या होता है? ओके, अवर्णी लौक क्या होता है? तो अवर्णी लौक जैसे ये रंगहीन, ये क्या होता है? ये रंगहीन लौक होता है। राइट, इसमें पौधों की भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में आदि में ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लौक है। अवर्णी लौक क्या होता है? ये जड़ों में जो भोजन वगैरह का इकट्ठा करता है, संग्रहण करता है, ये अवर्णी लौक के कारण ही हो पाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, और मैंने तो इसका आंसर बता दिया। चलिए 10 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 पे हमारा क्या दे रखा है? लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे गुणसूत्र होता है किसका होता है आपको बताना है। और ये सारे ही तीनों जो ऑप्शन डाल रखे ना, वीवीआईपी ऑप्शन डाल रखे हैं, सारे एग्जाम में आ चुके हैं आपके एग्जाम में। चलिए भाई साहब, राइट आंसर कौन देता है? एंड फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दे रखा है वो दे रखा है आपका क्या चीज़? तो वो दे रखा है आपका शैवाल, बी है ट्राइलियम, सी दे रखा है आर्किड, और डी दे रखा है नॉन ऑफ दीज। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, कि सबसे लंबे गुणसूत्र होता है किसका होता है। तो सबसे लंबा गुणसूत्र जो होता है वो होता है शैवाल का, ट्राइलियम, आर्किड किसका होता है?
तो सबसे लंबा गुणसूत्र जो होता है वो किसका होता है भाई साहब? चलिए मैं बता दूं, तो वो होता है आपका ट्राइलियम का, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर सबसे छोटा की बात कर ले तो सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल का, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। आर्किड क्या होता है? आर्किड आपको पता होगा, आर्किड पता है कि नहीं पता है? किसी को पता है कि आर्किड क्या होता है? सबसे छोटा बीज होता है आर्किड, सबसे छोटा बीज, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, वीवीआईपी क्वेश्चन, और ये एग्ज़ाम में आएंगे आपके। बेशक आपको लगे कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप एग्ज़ाम दे के निकलिएगा तो आपको आइडिया लगेगा क्या मैं बोल रहा था, क्या सुन रहे थे आप। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो टेस्ट बाय नहीं किया टेस्ट बाय कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप का लिंक है, परम 50 कोड यूज़ करके 50% डिस्काउंट 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। और बात करें और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। अपना स्कोर बताते जाइएगा, 15 में कितना सही है आपका स्कोर। ओके, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।